हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। अब हम स्टार्ट करने वाले वीडियो नंबर 3 ऑफ मात्रा अष्टम अध्याय, जो कि हमारे चरक संहिता के सूत्र स्थान का 5वां अध्याय है। इसमें पहली वाली वीडियो में हमने आहार के बारे में देखा था और दूसरी वाली वीडियो में हमने स्वस्थ वृत्त के बारे में देखा था। और स्वस्थ वृत्त का जो पहला टॉपिक अंजन के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया था। अब हम धूम्रपान के बारे में देखने वाले हैं। ठीक, ये हमारी वीडियो नंबर 3 होने वाली है, जिसमें हम डिटेल में धूम्रपान के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब धूम्रपान के बारे में डिस्कशन करने से पहले जो हमने पहली 2 वीडियो में देखा है उनका थोड़ा कंक्लूजन देख लेते हैं। जैसे पहले हमने आहार के बारे में देखा था कि जो आहार है वो सभी प्राणियों का मूल है, इसलिए इसको सबसे पहले डिस्कशन किया गया था। जो आहार की मात्रा या मात्रा कितनी बताई थी, आहार के विशेष विचार में क्या बताया था कि आहार को मात्रापूर्वक भोजन करना चाहिए। आहार डिपेंड करता है अग्नि पर। यदि आपकी अग्नि ज़्यादा होगी तो आपको आहार की मात्रा भी ज़्यादा लगेगी। अगर आपकी अग्नि मंद होगी तो आपकी आहार की मात्रा ही कम होगी। फिर बात करते हैं फॉर्म ऑफ डाइट। 4 डाइट बताई, आसिड, लीड, पीत और खादित। यानी कि आहार को आप 4 तरीके से ले सकते हो। या तो आप आहार को चबा सकते हो, या इसको पी सकते हो, या ज़्यादा चबा के खा सकते हो, ठीक है, या इसको चूस सकते हो। ठीक है, ये आहार की 4 फॉर्म बताई थी। फिर आहार की एक हमने निश्चयात्मक विधि बताई थी, यानी आपको इतना आहार को लेना है जो आपकी प्रकृति को बाधा ना पहुंचाए और समय पर पच जाए। फिर हमने नेचर ऑफ आहार बताया था। आहार का नेचर लघु द्रव्य और गुरु द्रव्य, और अलग अलग आचार्यों के द्वारा हमने आपको समझाया था। जैसे आचार्य चरक ने बताया कि जो लघु द्रव्य होते हैं वो आपको अग्नि को स्टिमुलेट करते हैं, और जो गृह द्रव्य होते हैं वो त्रिदोष को प्रकोप करते हैं। और भागवत के अनुसार लघु द्रव्य वात का प्रकोप करते हैं और गुरु द्रव्य त्रिदोष का प्रकोप करते हैं। ठीक, फिर हमने मात्रा के बारे में बात की थी। चरक के अनुसार नाति सौत्यम और गुरु द्रव्य कैसे बताए थे, त्रिभाग। और भागवत के अनुसार लघु द्रव्य नाति तृप्ति और अर्ध तृप्ति। सुश्रुत के अनुसार लघु द्रव्य तृप्ति तक खा सकते हैं और गुरु द्रव्य अर्ध तृप्ति तक। ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट रह गया था कि भोजन के बाद आप पिष्ट में गुरु आहार का सेवन नहीं कर सकते हो डायरेक्टली। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपने मान लो कोई भी अगर आपने आहार का सेवन किया है, मान लो आपने अभी रोटी खाई है, तो उसके बाद आप डायरेक्टली मैदा वाला आइटम नहीं खा सकते हो। ठीक है, क्योंकि उससे क्या हो जाता है, जो हम गुरु द्रव्य के अधिक, मतलब जैसे बताया था ना आचार्य चरक ने कि गुरु द्रव्य को आपको आधा ही खाना है, ठीक है, या अर्ध तृप्ति आधा ही खाना है, अर्ध तृप्ति खाना है, या कुछ का 1/3 भाग ही खाना है। ठीक, उस टाइम पर अगर आप फिर से कह रहे हैं कि एक बार गुरु द्रव्य का सेवन कर लेते हो तो आपकी कुक्षी का कह रहा है कि आर्ध गुरु द्रव्य बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाएगी, जिससे आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो नोट करने वाला पॉइंट ये है, आचार्य चरक ने कहा है कि भोजन के बाद आप पिष्टि में गुरु का आहार का सेवन नहीं कर सकते। मतलब ऐसे आहार का आप सेवन नहीं कर सकते हो जो मैदे टाइप का बना हुआ होता है। ठीक है, आप कब सेवन कर सकते हो, जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी हो, तो उस टाइम पे आप ऐसे खाने का सेवन कर सकते हो। खाने के बाद तो आपको गुरु आहार को बिल्कुल भी खाना नहीं है, सोचना भी नहीं है। ठीक है, फिर उसके बारे में हमने देखा था कि कुछ मतलब कौन कौन से ऐसे आहार है जिनको आपको कभी कभी सेवन कर सकते हो, जिनका आपको कभी सेवन नहीं करना है, और जिनका आप लगातार सेवन नहीं कर सकते हो। फिर उसके बाद पथ्य द्रव्य के बारे में हमने देखा था। ये तो हमने वीडियो नंबर 1 में देखा था। फिर आई थी हमारी वीडियो नंबर 2, जिसमें हमने स्वस्थ व्रत के बारे में बताया था। स्वस्थ व्रत का मतलब होता है पर्सनल हाइजीन। जैसे मैंने आपने क्वेश्चन भी पूछा था कि पर्सनल हाइजीन में आप क्या करते हो। आप लोगों ने क्या सोचा होगा, हम नहाते हैं, अपने नाखून काटते हैं, दातुन करते हैं, ठीक है, और जीवा को साफ करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ आपने सोची होंगी। ठीक, इनको ही हमने अच्छे से डिटेल में देखना है कि हमारा आयुर्वेद क्या बताता है, क्या कुछ रूल्स हैं जिनको हमको फॉलो करने हैं, जिनको फॉलो करके हम स्वस्थ रह सकते हैं। स्वस्थ व्रत का क्या मतलब बताया था कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ आवश्यक कार्य है। जो ये इतने सारे कार्य लिखे हुए हैं, जिनमें से पहले हमने अंजन के बारे में देखा। अंजन क्या होता है, अंजन क्या होता है, एक मेडिकल औषध होती है जो आप अपनी आंखों में लगाते हो, उसको हम अंजन कहते हैं, जो कि आपकी आंखों के लिए हितकर होते हैं। अंजन नॉर्मली 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे अभी सिलेबस में केवल 2 अंजन के बारे में बताया, एक सोवीर अंजन, एक रस अंजन। अब सोवीर अंजन क्या होता है, सोवीर अंजन को आप रेगुलर प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, और ये नेत्रों के लिए हितकर हो सकता है, हितकर हो सकता नहीं है, हितकर होता है, जिनको आप प्रयोग दिन में और रात में दोनों में कर सकते हो। जबकि रस अंजन को कह रहा है कि आपको 5वीं और 8वीं रात्रि पर ही प्रयोग करना है। ठीक है, 5वीं और 8वीं रात्रि पर ही प्रयोग करना है। इसको आप रेगुलर यूज नहीं कर सकते हो, और केवल इसका प्रयोग आप रात में कर सकते हो, दिन में नहीं कर सकते हो। ठीक, रात में क्यों कर सकते हो, क्योंकि रसंजन का जो कार्य होता है वो आपकी आंखों में कफ और जल को स्राव करता है, यानी निकालने का कार्य करता है। ठीक है, इसलिए आप इसको रात में ही प्रयोग करना। अगर आप इसमें दिन में प्रयोग कर लेते हो तो जो रेज होगी, सूर्य की जो रेज होगी, किरणें होती है, वो आपके डायरेक्टली आपकी आंखों में पड़ेगी और आपकी आंखों को कष्ट पहुंचा सकती है। फिर हमने स्वस्थ नेत्र विधि के बारे में देखा था। मतलब कुछ ऐसे मेथड होते हैं जिनसे आप अपनी आंखों को सही रख सकते हो, हेल्थी रख सकते हो। 5 मेथड
थे, तर्पण, पुटपाक, सेक, आश्चर्यचेतन और अंजन, जिसके बारे में अंजन के पहले बारे में हम पढ़ लिया है। तर्पण और पुटपाक को मैंने थोड़ा सा आपको समझाया था। तर्पण में क्या करना है, आपकी आंखों को तर्पण करना है। कैसे तर्पण करना है, आपको उड़द लेना है, उड़द का आटा लेना है, उसको गूंथना है और उसकी पिट्ठी बनानी है। पिट्ठी बनाकर आपकी आंखों के चारों तरफ उसका 2 अंगुल ऊंची वो रख देनी है, तो ताकि वो मजबूत हो सके। जो मेडिकेट औषध या तेल है उसके अंदर हम डाल सके और आंखों का तर्पण करा सके। पुटपाक में क्या है, सेम आपको तर्पण वाले मेथड से लेना है। बस उसमें देखना है कि अगर आपको कफ विकार के लिए करना है, वात विकार के लिए करना है, पित्त विकार के लिए करना है। यदि आपको कफ विकार के लिए करना है तो पुटपाक लेखन करना पड़ता है, और अगर आपको वात विकार के लिए करना है तो पुटपाक स्नेहन करना होता है, और पित्त विकार के लिए पित्तपाक रोपण करना होता है। ठीक, उसके अनुसार ही हम कह रहे हैं मेडिकेट औषध लेंगे, और जो बना हुआ तर्पण मेथड से वो पिट्ठी बनी हुई थी उसके अंदर डाल देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पुटपाक। सेक और आश्चर्य को हम आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे, और अंजन के बारे में हमने देख लिया है। ठीक, अभी हमारी वीडियो नंबर 3 स्टार्ट होती है, जिनमें हम दूसरे टॉपिक पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो दूसरा टॉपिक क्या था, धूम्रपान। अब धूम्रपान को जनरली हम स्मोकिंग से ही समझते हैं। देख, अब धूम्रपान को 2 शब्दों में हमने तोड़ा, तो धूम्र का मतलब होता है धुआं, पान का मतलब होता है पीना, यानी धुआं पीना। ठीक है, वो हुक्का सिगरेट वाला धुआं नहीं, यहाँ पर ही मेडिकेटेड धुआं है। मेडिकेटेड धुआं जो आपको पीते हैं ताकि आपको जो सिरोगत रोग होते हैं, कंठगत रोग होते हैं, ठीक है, हृदयगत रोग होते हैं, उन सबको ठीक करने के लिए आपको एक ऐसा धुआं पिया जाता है जिसमें कुछ औषध मिलाई जाती है। ठीक, ताकि ये रोग ठीक हो सके। नॉर्मली लोग धूम्रपान स्मोकिंग से क्या समझते हैं, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, ठीक, या हुक्का पीना। ये वाला हुक्का नहीं है, यहाँ पर जो हुक्का या धुआं जो पी रहे हो वो एक मेडिकेटेड धुआं होगा। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि धूम्रनेत्र होता है। धूम्रनेत्र का मतलब होता है सिगरेट होल्डर, यानी सिगरेट होल्डर मतलब सिगार होती है, यानी जो धूम भरती होती है। ठीक, जो कि हम अपनी अभी इसको सिखाएंगे किस तरह से उसे बनाते हैं, यानी कुछ इसमें मेडिसिन लेंगे और उससे एक धूमबत्ती बनाएंगे, मतलब एक धूमबत्ती बनाएंगे। ठीक, उसको इसके अंदर रखेंगे, धूम्रनेत्र के अंदर रखेंगे। अब धूम्रनेत्र मतलब एक होल्डर है जो इस धूमबत्ती को होल्ड करने का कार्य करेगा। जहाँ पर बताया गया है जो धूम्रनेत्र की जो लंबाई है वो 12 अंगुल की बताई गई है, और धूमबत्ती की जो लंबाई है वो 8 अंगुल बताएगी। अंगुल आपको पता होना चाहिए, इतने को हम क्या कहते हैं, 1 अंगुल कहते हैं। ठीक, ये 2 अंगुल और ये 3 अंगुल, इस तरह से हम अंगुल की लंबाई नापते हैं। फिर हम बात करते हैं धूम्रपान के प्रकार के। ये धूम्रपान के कितने प्रकार होते हैं, 3, वैरेचनिक, स्नेहिक और प्रायोगिक। देखो, जब भी कोई आप नाम पढ़ो तो उसके नाम पे फोकस करना। वैरेचनिक यानी कहीं ना कहीं जो ये धूम्रपान मतलब जो वैरेचनिक धूम्रपान होगा वो कहीं ना कहीं विरेचन करने में काम करेगा। धूम्रपान स्नेहिक यानी जो स्नेहिक धूम्रपान होगा वो कहीं ना कहीं स्नेहन करने का काम करेगा। एंड प्रायोगिक मतलब डेली जो यूज़ कर रहे हो, ठीक है, ऐसा धूम्रपान। तो हम बात करते हैं वैरेचनिक। पहला जो प्रकार है वैरेचनिक धूम्रपान, जिसका कर्म क्या होता है, शोधन करना। ठीक, वैरेचनिक धूम्रपान का काम क्या होता है, शोधन करना। ठीक है, और स्नेहिक धूम्रपान का काम क्या होता है, स्नेहन करना। और प्रायोगिक का क्या काम होता है, शमन करना। यानी कि जो वैरेचनिक धूम्रपान है वो वो दोषों को शोधन करता है, मतलब प्योरीफाई करने का कार्य कौन करता है, वैरेचनिक धूम्रपान। और अगर स्नेहिक मतलब आपको भ्रमण करने का कार्य कौन सा कार्य धूम्रपान करता है, तो धूम्रपान। और प्रायोगिक यानी केवल दोषों को शमन करने का, शांत करने का जो कार्य करता है वो होता है प्रायोगिक धूम्रपान। देखो, मुझे थोड़ा सा बोलने में से प्रॉब्लम हो रही है। धूम्रपान, ठीक है, धूम्रपान, ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हो। देखो, आपको कभी भी शब्दों पे नहीं जाना है किसी टीचर के, आपके केवल किस पे जाना है, शब्दों के भाव पर जाना है। आपको अल्टीमेटली समझ में आना चाहिए, ठीक है, कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो ठीक है। फिर बात करा जा रहा है जो तीनों धूम्रपान है उसकी वीर्य मतलब उसकी पोटेंसी की, उसकी ताकत की। यानी जो वैरेचनिक धूम्रपान है वो तीक्ष्ण होता है, तीक्ष्ण मतलब सबसे तेज होता है, ठीक है। और जो हमारा स्नेहिक धूम्रपान होता है वो मृदु होता है, और जो हमारा प्रायोगिक धूम्रपान होता है वो मध्यम होता है। अब तीक्ष्ण, मृदु, मध्यम का क्या मतलब है कि यदि आप ऐसे धूम्रपान को सूंघते हो, मतलब जैसे नाक से आप मान लो इस धुएं को पीते हो, तो ये बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण होगा, मतलब वो लगेगा आपके शरीर में, ठीक है। स्नेहिक थोड़ा मृदु होगा, वो कम लगेगा। और प्रायोगिक मतलब बीच का लगेगा, ठीक है, मतलब आपके जैसे सूंघोगे ना आपने, जैसे कभी कभी भाप के जो कैप्सूल है वो सूंघे होंगे तो एकदम वो आपकी आंखों में नाकों में लगते हैं, तो वो होते हैं तीक्ष्ण। जो नहीं लगता है, नॉर्मली रहता है, तो वो मृदु हो जाएगा। जो थोड़ा लगता है, थोड़ा नहीं लगता है, तो वो हो जाएगा मध्यम। फिर बात करते हैं हम संख्या की, यानी कि जो ये वैरेचनिक धूम्रपान है, स्नेहिक धूम्रपान है, ये प्रायोगिक धूम्रपान है, ठीक, मतलब ये इसकी संख्या, मतलब कितनी बार इसको हमें पीना चाहिए, ठीक है, कितनी बार पीना चाहिए। जैसे वैरेचनिक धूम्रपान को 3 से 4 बार पीना चाहिए, स्नेहिक धूम्रपान को 1 बार पीना चाहिए, और हमारा प्रायोगिक धूम्रपान को 2 बार पीना चाहिए, ठीक। फिर हम बात करते हैं प्रमाण की। प्रमाण मतलब किसका प्रमाण, धूम्रनेत्र का प्रमाण। यह वैरेचनिक धूम्रपान मतलब धूम्रनेत्र मैंने यहाँ पर क्या बताया, सिगरेट होल्डर,
सिगरेट होल्डर, मतलब जो भी उस धूमबत्ती को होल्ड करता है उसे हम क्या कहते हैं, धूम नेत्र कहते हैं। ठीक है, तो अभी जो धूम नेत्र जो उसको होल्ड करता है, अब मान लो यहाँ पर ये किसका हो सकता है, ये वैरिस्निक धूम्रपान भी हो सकता है, स्नेक धूम्रपान भी, प्रायोगिक धूम्रपान भी। अब ये जो यहाँ पर प्रमाण बताया गया है धूम नेत्र का, वो सबका अलग अलग है। अगर हम बात करते हैं चरक के अनुसार कितना होता है वैरिस्निक धूम्रपान का धूम नेत्र का प्रमाण 24, स्नेक धूम्रपान के धूम नेत्र का परिणाम 32 और प्रायोगिक का होता है 36। यहाँ पर मेनली याद रखना प्रमाण किसके बारे में बात हो रहा है, वो धूम नेत्र के बारे में। धूम नेत्र मतलब सिगरेट होल्डर यानी जो मतलब जो धूमबत्ती को होल्ड करने का कार्य करता है। ठीक है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए मैंने बताया है यहाँ पर स्पेशली पॉइंट। जो प्रमाण की बात हो रहा है वो हो रहा है धूम नेत्र, यानी कि जब ये धूमबत्ती आप बनाओगे, भाई धूमबत्ती आप कैसे बनाओगे, मेडिकेटेड औषध लोगे, मेडिकेटेड द्रव्य लोगे। ठीक है, वैरिस्निक के अलग लोगे, स्नेक के लिए अलग लोगे, प्रयोग के लिए अलग लोगे। अभी हम दिखाएंगे सबके लिए अलग अलग द्रव्य का प्रयोग होता है। ठीक, अलग अलग बर्ती बनाई जाती है, और एक हर बर्ती को जितनी भी अलग अलग धूमबत्ती होती है उनको धूम नेत्र के अंदर रखा जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लो वैरिस्निक धूमबत्ती को धूम नेत्र के अंदर रखेंगे, इस धूम नेत्र का परिणाम 24 होना चाहिए। अगर मान लो स्नेक धूमबत्ती बनाओगे आप, तो उसको धूम नेत्र के अंदर रखोगे, वो उस धूम नेत्र का जो प्रमाण है वो 32 होना चाहिए। यदि आप प्रायोगिक धूमबत्ती को धूम नेत्र के अंदर रखोगे तो उस धूम नेत्र का प्रमाण आपको 36 होना चाहिए। देखो ये थोड़ा फ्रेम में नहीं आया होगा, तो अब देख लीजिए। जैसे मैंने बताया, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लो ये जो धूमबत्ती है, इस धूमबत्ती को आपको इस धूम नेत्र के अंदर रखना है। अगर मान लो आप वैरिस्निक धूमबत्ती बनाओगे, ठीक है, और वो किसके अंदर रखोगे, धूम नेत्र के अंदर करोगे। यदि आप वैरिस्निक धूमबत्ती बनाओगे तो यहाँ पर वैरिस्निक धूम नेत्र का जो प्रमाण है वो कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए। यदि आप स्नेक धूमबत्ती बनाओगे तो स्नेक धूम नेत्र का प्रमाण कितना होना चाहिए, 32 होना चाहिए। ठीक, यदि आप ऐसे इसी तरह से प्रायोगिक धूमबत्ती बनाओगे तो प्रायोगिक जो धूम नेत्र का जो प्रमाण होना चाहिए वो 36 होना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक और अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत कितना होता है, यहाँ पर प्रायोगिक धूम नेत्र का प्रमाण यहाँ पर उन्होंने 48 बताया है। अब हम बात करते हैं निर्माण। जो पहला जो धूम्रपान था वो कौन सा था, प्रायोगिक धूम्रपान। ठीक, प्रायोगिक धूम्रपान। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि हरेनु का लोगे, प्रियंगु लोगे, केसर लोगे, चंदन लोगे। ठीक है, चंदन लोगे, और भी बहुत सारे तेज पत्र लोगे, दालचीनी होगी, गुगलू होगी। देखो सभी आपको याद नहीं करने, 2-4 आपको नाम याद करने और डैश करके आदि लिख देना है। यानी कि हरेनु का, प्रियंगु, केसर, चंदन। आप और भी नाम ले सकते हो जो आपको याद हो। अगर आपको कोई और नाम याद है तो आप उनको भी याद कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मली मैंने क्या लिया, पहले का नाम लिया, दो शुरू के जो 2-3 है उनके नाम लिख दिए गए हैं और आदि करके लिख दिया है। यानी कि आप प्रायोगिक धूम्रपान, मतलब प्रायोगिक धूम्रपान के लिए आप इन औषध का प्रयोग करोगे। देखो पहले आप देखो, प्रायोगिक धूम्रपान मैंने कह दिया, तो उसमें करोगे क्या, सबसे पहले जो ये तीसरा था ना, ये प्रायोगिक धूम्रपान आप कैसे बनाओगे, तो इसमें पहले धूमबत्ती बनाओगे, उस धूमबत्ती को कह रहा है कि धूम नेत्र के अंदर रखोगे, और प्रायोगिक धूम नेत्र के अंदर रखने वाले का प्रमाण कितना होना चाहिए, बताओ, 36 होना चाहिए। यही तो मैंने अभी बताया था आपको। तो अब हम देख रहे हैं कि जो प्रायोगिक धूम्रपान कैसे बनाओगे, तो उसमें पहले धूमबत्ती बनाओगे। देखो ये वाली धूमबत्ती बनाओगे, फिर इसको हम किसके अंदर रखेंगे, धूम नेत्र के अंदर रखेंगे। तो यहाँ पर औषध बताई गई है, हरेनु का, प्रियंगु, केसर, चंदन आदि औषध लोगे। इन सबको आपको पीसोगे, पीस कर आप इन सबको पीस लोगे, तो उनको आप एक सरकंड में लपेटोगे। फिर से बता रहा हूँ, देखो हरेनु का, प्रियंगु आदि औषध को लेकर आप इन सबको पीस कर एक सरकंडे मतलब होता है एक डंडा, जैसे ये भी एक सरकंडा है। ठीक है, मतलब कोई डंडी हो गई, उन सबको हम क्या कहते हैं, सरकंडे कहते हैं। ठीक, जैसे पहले के टाइम पे सरकंडे कहते थे, आज के टाइम पे तो कोई भी सरकंडा नहीं कहता है। तो क्या करना है, जैसे मान लो, देखो क्या बताऊँ, अब यहाँ पर प्रैक्टिकल भी तो करके मैं नहीं बता सकता। नॉर्मली आप समझ लो कि आपको औषध लेनी है, उन सबको पीसना है। किसी से भी आप पीस सकते हो, धर्मट से कूट सकते हो, किसी से भी, या खड़तंत्र यंत्र होता है उसके अंदर आप कूट सकते हो। कूटने के बाद उन सबका एक पेस्ट सा बन जाएगा, जिसको सरकंडे पे लपेटना है। ठीक है, अगर आप ये क्या होगा, सर पेस्ट कैसे बना, चूर्ण बनना चाहिए, तो उसमें कुछ आप लिक्विड डाल सकते हो, द्रव डाल सकते हो, मधु डाल, थोड़ा सा आप स्नेह भी डाल सकते हो, जिससे क्या होगा, वो इस सरकंडे पे लिपट जाएगा। लिपटने के बाद उससे क्या हो जाएगी, धूम बर्ती बन जाएगी। बर्ती कैसे बन जाएगी, जौ के आकार की। देखो अगर आपने जौ देखा होगा तो कुछ इस तरह का होता है जौ। ठीक है, तो इस तरह का होता है, तो इस तरह की यानी कि जौ के आकार की एक बर्ती बन जाएगी। ठीक, वो बर्ती कैसे होगी, बीच में से मोटी होगी। या देखो यहाँ पर बीच में से ये मोटी है, ठीक है, और बीच में से मोटी होगी, अंत में पतली होगी। देखो ये बीच में मोटी है और यहाँ के दोनों के अंत में क्या है, पतली होती है, और अंगूठे के समान मोटी, यानी जैसे अंगूठा होता है इसके समान मोटी होती है, और 8 अंगुल यानी 8 अंगुल लंबी होती है। लंबी कितनी होगी, 8 अंगुल होगी। ठीक है, 8 अंगुल लंबी होगी। तो इसको हम क्या करेंगे, सुखाएंगे। सुखानी कहाँ पर है, छाया में सुखानी, याद रखना, धूप में नहीं सुखानी है, वो छाया में सुखानी है। उसके बाद जो सरकंडे के ऊपर जो ये लपेटा था ना हमने, अब वो सरकंडे को निकाल देना है। ठीक है, तो उसके बाद
यानी जो सीक है वो निकाल देनी है, सीक निकाल देनी है, और उसको किसे गीला करना है, घी में, तेल में आदि, इसने इनको गीला कर देना है। फिर उसको धूम नेत्र के अंदर आप रख सकते हो। फिर आप उसमें अग्नि का प्रयोग करोगे, मतलब उसको अग्नि दोगे तो अब आप उसका प्रयोग का सेवन कर सकते हो। देखो मैं फिर से एक बार नॉर्मली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो हुआ क्या है कि आपने बहुत सारे औषध लिया। देखो मान लिया बहुत सारे औषध लिया, आपने इनको क्या करा, कूट दिया, किसी द्रव्य से, किसी भी पदार्थ से इनको कूट दिया। कूटने के बाद यहाँ पर एक आपका चूर्ण बन गया, ठीक है। आप इसमें कुछ द्रव्य ऐड कर दोगे तो यहाँ पर एक पेस्ट सा बन जाएगा, अब ये पेस्ट बन गया। इसको आप एक डंडे पे लपेट दो, मान लो ये डंडा है, इस पर आप इसको लपेट दोगे, ठीक। ये ऐसा आपने लपेट दिया कुछ इस तरह से, ठीक है। मान लो ये ऐसे लपेट दिया आपने, ठीक, ये लपेट दिया। अब ये क्या, जो ये लपेट दिया तो ये क्या बन जाएगी, बर्ती बन जाएगी। बर्ती कैसे बनेगी, जैसे जौ का आटा होता है ना, सॉरी जो जौ होता है, इस तरह से मान लो ये बर्ती बन गई, ठीक। ये सरकंडा हो गया और यहाँ पर ये बर्ती बन गई, जो कि अब इसका साइज बताया जा रहा है कि जो बीच में मोटी है, अंत में पतली होती है और 8 अंगुल लंबी होती है। उसके बाद उसको सुखाना है, फिर इसको छाया में सुखा देना है। सुखाने के बाद इस जो सरकंडे, जो सीक है, इसको निकाल देना है। इसको निकालने के बाद क्या बचेगी, ये बचेगा सेम, ठीक है। अब ये बचेगा, इसको आपको घी में, तेल में सबको गीला करना है। और गीला करने के बाद इसको सिगरेट होल्डर में, मान लो ये सिगरेट होल्डर है, यहाँ पर ऐसे सिगरेट होल्डर है, इस बर्ती को आपको इसके अंदर रख देना है। अब इसको क्या करना है, फिर आगे से जला लेना है। आगे से क्या करना है, इसको जला लेना है। और जलाने के बाद क्या करना है, इसको पीना है, फिर इसके धूम को पीना है, ठीक। तो ये कौन सा धूम्रपान हो जाता है, ये हो जाता है प्रायोगिक धूम्रपान। इसी तरह से स्नेक धूम्रपान है, इसमें कुछ औषध दी गई है, जो जीवन आदि गण में इन सब जो चतुर्थार्थ स्नेह है, इन सब को मिलाना है और एक युक्तिपूर्वक आप स्नेक धूम का सेवन कर सकते हो। इसी तरह वैरेचनिक धूम्रपान है। नॉर्मली आप प्रायोगिक धूम्रपान याद रख लेना, एक से ही काम बन जाएगा। फिर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात है, जैसे क्या है कि धूम्रपान का प्रयोग आपको वात और कफ विकारों में करना है। यानी कि अगर आपको वात और कफज विकार है तो उनमें प्रयोग करना है। अगर आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर पित्तज विकारों में हम धूम्रपान का प्रयोग क्यों नहीं करते। देखो जो धूम्रपान होता है वो खुद उष्ण होता है, ठीक है। उष्ण होने की वजह से वो पित्त प्रकृति के लिए होता ही नहीं है, या पित्त विकारों के लिए नहीं होता, वो केवल और केवल वात और कफ विकारों के लिए होता है। क्योंकि जो धूम्रपान है वो खुद उष्ण होता है, खुद उष्ण प्रकृति का होता है, ठीक। अब आयु मतलब एज बताई गई है, ठीक है। आयु मतलब एज बताई गई है। चरक के अनुसार कोई एज नहीं बताई गई है, लेकिन बागवट ने एज बताई गई है। मतलब जो व्यक्ति 18 साल से ऊपर है और 80 साल के बीच का है, यानी 18 से लेकर 80 साल के जो बीच का पर्सन है वो धूम्रपान का सेवन कर सकता है। सारंगधान के अनुसार क्या है, जो 12 वर्ष से अधिक है और 80 वर्ष तक वो धूम्रपान का सेवन कर सकता है। जो धूम्रपान होता है वो उष्ण होता है, जिसकी वजह से उसके पित्तज विकारों में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। प्रकृति की बात करें तो पित्त प्रकृति वाला उसका सेवन नहीं कर सकता है। इसका सेवन आपको दिन में ही करना है, रात में इसका सेवन नहीं करना है। सेवन दिन में करना है, रात में नहीं करना है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि धूम्रपान को जब आप इनहेल करते हो, इनहेल मतलब जब अंदर लेते हो तो मुख से और नासिका से दोनों से ले सकते हो। यानी जो धूम्रपान मतलब जब आप धुएं को पीते हो तो उसे आप नाक से भी ले सकते हो और मुख से भी ले सकते हो। लेकिन जब आप उसको बाहर निकालते हो तो केवल और केवल मुख से बाहर निकालना चाहिए, नाक से बाहर नहीं निकालना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि सर हमें धुएं को केवल मुख से ही बाहर क्यों निकालना है, नाक से बाहर क्यों नहीं निकालना है। अगर आप नाक से बाहर निकालते हो तो आपको शिरोगत रोग हो सकते हैं। यानी कि जब आप धुएं को अपने अंदर से बाहर निकालते हो और नाक के नासा मार्ग से निकालते हो तो नासा मार्ग निकालने पर होता क्या है, नासा मार्ग का जो रास्ता है वो आपके सिर में खुलता है। मतलब कहीं ना कहीं जो धुआं है वो आपके सिर में पहुँच जाता है, ठीक है, आपके ब्रेन तक पहुँच जाता है, जिसकी वजह से शिरोगत रोग हो सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप धूम्रपान मुख और नासिका से दोनों से कर सकते हो, ठीक है। आप मुख से भी कह रहा है कि अंदर ले सकते हो धुएं को और नासिका से भी ले सकते हो। लेकिन जब बात आती है निकालने की, जिस धुएं को अंदर से अपने शरीर से अंदर निकालने की, तो केवल और केवल आपको मुख से निकालना है, ठीक है। अगर आप मुख से नहीं निकालोगे, नाक से निकालोगे तो सिर, नाक और नेत्रगत दोषों, मतलब अगर आप नाक से निकालते हो तो आपसे सिरोगत रोग हो सकते हैं। अगर मान लो जो आपने धूम्रपान है, जो धुआं पिया है, उसको अगर आप नाक से निकालते हो तो उस केस में एक तो शिरोगत रोग हो जाएंगे, दूसरा आपकी जो दृष्टि है मतलब जो आई की विजन है वो उसमें भी कह रहा है कि प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो मेनली आपको याद रखना है कि धुएं को हमेशा मुख से ही निकालना है, चाहे ले आप नाक और मुख दोनों से सकते हो, ठीक। फिर बात करते हैं हम जो ये धूम्रपान है, यानी जो प्रायोगिक धूम्रपान है वो कब करना चाहिए। आपको स्नान करने के बाद कर सकते हो, भोजन करने के बाद, भ्रमण करने के बाद, छींकने के बाद, दातुन के बाद, नश्य के बाद, अंजन के बाद
और निद्रा लेने के बाद, ठीक है, इन सब में आप इनका प्रयोग कर सकते हो। ठीक, इनका प्रयोग जनरली कब करते हैं हम, ENT डिजीज मतलब आई, नोज एंड थ्रोट। ठीक, अगर इन सब रिलेटेड में आप धूम्रपान कर सकते हो। ठीक, काल बताया गया है, काल यानी कि जो प्रायोगिक धूम्रपान है उसकी एक बार में 3 घूंट पीना चाहिए और 3 बार करना चाहिए, यानी टोटल आपको 9 घूंट इसकी पीना चाहिए। सम्यक धूम्रपान के लक्षण क्या होते हैं कि आपके हृदय की शुद्धि हो जाती है, कंठ की शुद्धि हो जाती है, ज्ञानेंद्रिय की शुद्धि हो जाती है। ठीक है, सिर हल्का हो जाएगा और दोस्त शांत हो जाएंगे, तो इससे पता लग जाता है जो धूम्रपान हुआ है वो सही हुआ है। फिर आता है धूम्रपान का उपद्रव, यानी आप कह सकते हो अति धूम्रपान, यानी कि अगर आप धूम्रपान ज़्यादा कर लेते हो तो उसके क्या क्या उपद्रव दिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि धूम्रपान को केवल आपको 3 बार, एक बार में 3 घूंट यानी केवल 9 घूंट ही लगानी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा धूम्रपान कर लेते हो तो इसे रोग है बार्धिया, अंध्यत्व, मुक्त एंड रक्तपित एंड श्रोब्रम। जैसे यहाँ पर बार्धे का मतलब होता है बहरापन, अंध्यत्व का मतलब होता है अंधापन, और मुक्तब का मतलब होता है जो आपका जो मुख से कुछ बोल ना पाना। ठीक है, मुख का जकड़ जाना है, मुख का कुछ बोल नहीं पाना, यानी स्पीचलेस हो जाना। रक्तपित का मतलब होता है जो नॉर्मल ओपनिंग होती है उनसे ब्लीडिंग का आना, मतलब ब्लीडिंग हो जाना। ठीक है, नॉर्मल जो ओपनिंग होती है उनसे ब्लीड मतलब खून का आना, इसको हम कहते हैं रक्तपित। देखो 2 चीज़ होती है, एक होती है रक्तपित, एक होता है वात रक्त। वात रक्त हम गाउट को बोलते हैं, रक्तपित हम ब्लीडिंग बोलते हैं, एबनॉर्मल ब्लीडिंग भी आप कह सकते हो उसको। शिरोभ्रम को हम कहते हैं चक्कर आना। ठीक, ये हमारे अति धूम्रपान के लक्षण होते हैं, उपद्रव होते हैं। फिर हम बात करते हैं लाभ। लाभ में क्या बताया गया है कि गौर्भ शीर्षा शूले पीनसधि भेदको खालित्वम पिंजरत्वम च किसाना पतन तथा। तो यहाँ पर होता है गौर्भ का मतलब होता है कि जो सिर का जो भारीपन है ना उसमें लाभ मिलेगा। सिरसा मतलब सिर में जो सूल है उसमें यानी सिरसा सूल है, यानी जो सिर में जो पेन है यानी हेडक है, इसमें लाभ मिलेगा। ठीक, पीनस है मतलब एक तरीक़ा से जो ऐसे साइनस होता है ना, मतलब नासागत जो रोग होते हैं, ठीक है, उनमें भी क्या मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब धूम्रपान करते हो तो आपको जो सिर भारी है उसमें लाभ मिलेगा, सिर में जो पेन हो रहा है उसमें लाभ मिलेगा, जो पीनस यानी जो रेनाइटिस है, नासागत जो रोग है, उनमें भी आपको लाभ मिलता है धूम्रपान करने से। और खालित्व में बालनेस मतलब बालों का पीला पड़ना। ठीक है, मतलब बालों का समय से पहले पीला पड़ना, उसमें भी कह रहे हैं कि आपको लाभ मिलेगा। ठीक, क्या है, पिंजरत्वम च किसाना पतन तथा, मतलब बालों का समय से पहले गिरना, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। तो ये सब लाभ कब मिलते हैं, जब आप धूम्रपान करते हो। ठीक, धूम्रपान में कैसा सम्यक धूम्रपान। ठीक, धूम्रपान के अयोग्य रोग मतलब जिनको धूम्रपान नहीं करना चाहिए, यानी विरेचन करने के बाद, वस्ती करने के बाद, पित्तज रोग के लिए दही के साथ आदि, मतलब बहुत सारे होते हैं जिनको आप धूम्रपान नहीं करना चाहिए। मतलब अगर आप देखो ये विरेचन और वस्ती क्या होती है, पंचकर्म की प्रोसेस होती है। 5 पंचकर्म होते हैं, वमन, विरेचन, वस्ती। देखो वमन है, विरेचन है, वस्ती है। वस्ती भी 2 प्रकार की, अनुवासन वस्ती, आस्थापन वस्ती, और हमारा एक नश्य भी होता है। तो इनमें जो विरेचन और वस्ती होती है, अगर आप विरेचन कराया है, वस्ती कराया है, तो उनके बाद आपको धूम्रपान नहीं करना है। या पित्तज रोग है, ठीक, तब भी धूम्रपान नहीं करना है। तो धूम्रपान खुद ही उष्ण होता है, पित्तज रोग के लिए होता ही नहीं है। दही के साथ भी आपको धूम्रपान नहीं कराना है। ऐसे बहुत सारे है जिनको आपको नहीं कराना चाहिए। देखो इनमें से अगर MCQ बन सकता है कि धूम्रपान कब कराना चाहिए एंड कब नहीं कराना चाहिए। देखो पंचकर्म, एक वमन होता है, एक नश्य होता है। देखो वमन और नश्य, देखो पंचकर्म मेन इंपॉर्टेंट है कि वमन और नश्य में आपको धूम्रपान करा सकते हो। तो कैसे रखोगे आप, ऐसे रख लेना, बन में आप धूम्रपान करा सकते हो। और यहाँ पर वस्ती और विरेचन में यानी बी में कह रहा है कि आप धूम्रपान नहीं करा सकते हो। यानी पंचकर्म के अंदर ये देखो, ये चारों पंचकर्म के अंदर आते हैं ना, अब विरेचन, वस्ती बी और बी, ठीक, और वमन और नय से नस्य है। तो आप कैसे याद रख सकते हो, देखो बी के सामने आप धुआं नहीं पी सकते हो, जबकि वन में जाके आप धुआं पी सकते हो। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। ठीक है, बी के सामने धूम्रपान नहीं कर सकते हो, और वन में जाके धूम्रपान आप कर सकते हो, या खुले में। आपने देखा भी होगा जनरली लोग गार्डन में जाके, खुले स्थान में जाके धूम्रपान करते हैं। ठीक, वैसा वाला धूम्रपान की बात नहीं कर रहा मैं, सिगरेट विगरेट की। ठीक है, वो गलत आदत है, वो किसी को नहीं करनी चाहिए। ठीक, ये हमारा धूम्रपान वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में हमने केवल धूम्रपान तक ही रखा है, अगली वाली वीडियो में हम इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू गाइस।